हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 पार्ट बी. आज जो हम कवर करने वाले हैं, बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूनिट 3 दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको हम कवर कर रहे हैं, राइट. और बेसिकली जो ये पूरा कोर्सेज है, अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो होती है, जो ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजों को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. दिस इज द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ लेक्चर 35. जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ये पूरे जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसी की ये कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है फॉर यू. दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची साहानी. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मेंस का जो एग्जाम होता है दैट इज इन सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न. इसका मतलब कि आपको जो पूरा मेंस का जो आंसर्स लिखने हैं दैट इज ऑल इन अ रिटन फॉर्मेट, राइट. आपको जो प्रीलिम्स में जो आप सिर्फ 4 आंसर में यू जस्ट हैव टू करेक्ट आंसर जो है वो ऑड वन आउट वो नहीं करना होता है. इसलिए पूरा आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू रिटन आंसर को पूरा एक फ्रेमवर्क देना चाहिए या देना पड़ता है, राइट. सो दैट्स ऑल. इसीलिए जो है हम पूरे ये मेंस की सीरीज को एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ज्यादा से ज्यादा जो है आपके पास जो है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग जो है कंटेंट बिल्डअप हो सके, राइट. जैसे कि आज के लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन. और ये जो पूरे की बात करा जाए कि मेंस में कितने एग्जामिनेशन होते हैं, तो इन सम अप देयर आर 6 एग्जाम, जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6. ओके. और ये जो पूरी सीरीज आपके रन की जा रही है दैट इज ऑल स्टिक टू न्यूएस्ट सिलेबस, जो लेटेस्ट अभी अपग्रेडेड सिलेबस है आपका एमपीपीएससी 2020. जो अपकमिंग प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो इन सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए ये पूरी सीरीज रन की जा रही है. फाइन. बाकी जो है अगर हम बात करें कि हम स्टार्टिंग से वी हैव कवर्ड यूनिट 1, आफ्टर दैट यूनिट 3, यूनिट 2, और उसके बाद अभी करेंटली हमारी यूनिट 3 चल रही है. बाकी जो है पूरा सिलेबस अगर आपको जानना है तो यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट. देयर आई हैव स्प्लिटेड आउट होल ऑफ द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द बेसिकली जैसे कि हम उसमें प्रोसीड करेंगे, कैसे हमारे लेक्चर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे सिलेबस को अच्छे से समझा है. आई होप कई बच्चे वहां से विजिट करके आए होंगे. अगर आपने स्विच किया है, डायरेक्टली उसको मिस आउट किया है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखें. वहां पे हमने बहुत अच्छे से जो है सिलेबस को बाइफर्केट करके और क्या जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसको पूरे अच्छे से समझा है. फिर उसके बाद से हमने कोर्स को अपना स्टार्ट किया है. फाइन. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस. दिस इज समथिंग अबाउट मी जो कि आप खुद से जो है पढ़ सकते हैं. एंड एट लास्ट हमारी टीम के द्वारा डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं जो हमारा अभी ऑनगोइंग लेक्चर जिसे आप पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल स्टिक टू 2020 हमारा मेंस. इसमें पूरे जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक का आपका कोर्स कंटेंट आपको जो है वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है. ऐसी सेम कोर्स हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2020 जो बच्चे प्रीलिम्स को एग्जाम फेस करेंगे 2020 में, उनके लिए हमारा फोकस्ड होके ये कोर्स जो है पूरा रन किया जा रहा है. ऐसे ही वी ऑल्सो प्रोवाइड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज. कई स्टूडेंट्स को रहता है कि हमने पढ़ तो काफी कुछ लिया है, नाउ इट्स टाइम टू give more tests, more mock test papers. Okay, so जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे that makes you a perfect, right? So for that purposes we also provide a test series for mains as well as prelims. ऐसे ही हमारा we also provide a previous years answer writing discussion, जिससे अगर आप previous years के answer writing discussions को देखते हैं, समझते हैं, अगर previous years के पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो जो है आपको और ईज रहेगा कि कैसा एग्जाम का पैटर्न है और मैं अपना जो है प्रिपरेशन कैसे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ. एंड सम स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड कि उनका वीडियो लेक्चर से ज़्यादा अच्छा रहता है उनको एक कंप्लीट कंसाइज नोट्स मिल जाए, राइट. तो फॉर दोज स्टूडेंट हु जस्ट वांट एन नोट्स एज वेल, तो हम नोट्स भी अपने प्रोवाइड करते हैं. दीज आर ऑल अवेलेबल इन आवर वेबसाइट. और अगर इन सारे कोर्सेज में एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट अवेल करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड. हियर इट इज. तो यहाँ पे आपको 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रेफरल कोड को यूज करने के बाद मिल जाएगा. एंड उसके बाद ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन गेट होल थ्रू इन्फॉर्मेशन. जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं. बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द
इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि वोकेशनल या फिर टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है। सो वोकेशनल एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपकी, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्टील इंडस्ट्री में काम करना है, तो स्टील इंडस्ट्री में जो भी आपका जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है स्पेसिफिकली किसी जॉब या किसी ऑक्यूपेशन के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल एजुकेशन, या फिर इसका अल्टरनेट नाम होता है टेक्निकल एजुकेशन। कि किसी कैरियर, किसी ऑक्यूपेशन, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जब हम कोई ट्रेनिंग या कुछ पूरी जो है ओवरऑल टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसको कई बार आपने सुना होगा, लाइक बड़ी बड़ी TCS, विप्रो, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लाइक जो आपकी सर्विस सेक्टर में काम करती हैं, BPOs डायरेक्टली प्रोवाइड करती हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर हायरिंग होल ऑफ द टीम, ये सबसे पहले 3 मंथ 6 मंथ की आपको एक प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप उनके काम को, कैसे उनका काम करना है, कैसे जो है उनका पूरा प्लेटफॉर्म चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ता है, इस सब चीजों को आप अपना डे टू डे रूटीन में अच्छे से समझ जाएं, ताकि इट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू कि वहां पे आप और इजीली अच्छे से जॉब कर सकें, राइट। सो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया कि आपका किसी पर्टिकुलर जॉब के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई ट्रेनिंग एनहांस की है, अपने आप को बूस्टअप किया है, तो उसको हम रखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के पार्ट पे, राइट। सो वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ कैरियर और टेक्निकल एजुकेशन, इसीलिए हम इसको CTE कैरियर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के TVET अलग अलग नाम्स होते हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में। भाई अब वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम इंडिया में कैसा चल रहा है, कैसे जो है ये प्रोसीड करता है। सो अगर हम बात करें कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, चाहे फिर हम सिंपली एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन 10th क्लास तक, 12th क्लास तक जो एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और ऐसी जो पर्टिकुलर वोकेशनल एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है, दोनों ही एक पैरेलल साइड में चलते हैं, बैलेंस फेज में चलते हैं, ओके। Like vocational training in India is provided on a full time as well as part time basis। कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल टाइम पे पूरी ट्रेनिंग को अपहेल्ड कर सके, साइड बाय साइड वो जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग करते टाइम बहुत ज्यादा लोग जो है आपको जॉब बेसिकली वेजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वो पार्ट टाइम बेसिस पे भी ट्रेनिंग को अवेल करती हैं, राइट। सो इंडिया में हमारा फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों बेसिस पे जो है टेक्निकल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ऐसी अगर हम बात करें, फुल टाइम प्रोग्राम्स आर जनरली ऑफर्ड थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ITIs वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर आपको वेजेस, एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, वहां पे अगर हम बात करें तो एक फुल टाइम प्रोग्राम जो है ऑफर किया जाता है। सो द नोडल एजेंसी फॉर ग्रांटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जो इंडस्ट्रियल इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो नेशनल कन्वेंशन जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जो पूरा होता है, नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको पूरा रेगुलाइज करती है, आपके डे टू डे जो है आपके पूरे बोलना चाहिए कि ओवरऑल फंक्शनिंग और उसके पैरामीटर्स को देखती है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वोकेशनल ट्रेनिंग पार्ट। इफ वी फर्दर प्रोसेस, और अगर हम देखते हैं कि पार्ट टाइम प्रोग्राम इंडिया में जो है कैसे रन होता है, तो पार्ट टाइम प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सो द पार्ट टाइम प्रोग्राम आर ऑफर्ड थ्रू एंड स्टेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सो बेसिकली स्टेट, चाहे फिर सेंट्रल हो चाहे फिर स्टेट हो, बट सो द प्रॉपर जो आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटीज फुल टाइम या पार्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग का प्रोविजंस रखती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया। ऐसी अगर हम बात करें कि कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम के साइड बाय साइड वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम कैसे इंडिया में प्रोसीड करता है, इफ वी टॉक फर्दर, लाइक जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हमारा 16 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप, मोस्टली जो 8th क्लास तक के स्टूडेंट, 1st से 8th क्लास तक के स्टूडेंट होते हैं, उनको विदाउट डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी के थ्रू जो है एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये अब एक तरीके से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर जो है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी देता है, राइट। अगर उसी को हम फर्दर बात करें
कि जब 9-10th की बात आती है, जब स्टूडेंट जो है 15 to 16 ईयर्स की एज ग्रुप में आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी 9-10th क्लास के साथ साथ क्या होता है, साइड बाय साइड वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कई बार आपने सुना होगा पॉलीटेक्निक, जो वो 3 इयर्स का पॉलीटेक्निक होता है, कई लोग 11th-12th ना करके डायरेक्टली दे शिफ्ट टुवर्ड्स पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, वो भी आपके स्टेट स्पेसिफिक या फिर किसी ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जिसका आपका जॉब ओरिएंटेशन मेन टारगेट होता है। तो आप इजीली यहाँ पे जॉब प्रोवाइड मतलब आपको मिल सकती है। उसके बाद आप पॉलीटेक्निक करने के बाद भी यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज, मास्टर प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम, ओके। और उसके बाद ITI जो अपन ने बात किया कि बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो स्टेट ओन्ड रहते हैं, वो भी आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको रेगुलाइज करता है, तो वो भी आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग को अपहेल्ड करता है। ऐसी अगर 9-10th या फिर 16-17 या 17-18 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको अगर कोई किसी क्राफ्ट से रिलेटेड, किसी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी अगर ट्रेनिंग चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो एनहांस दोज ट्रेनिंग की, ताकि वो क्राफ्ट्समैन बन सकें, राइट। तो क्राफ्ट्समैन, टेक्नीशियन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सारी आपकी कोई ना कोई ऑक्यूपेशन से लिंक्ड अप है, आपका कोई एम्प्लॉयमेंट या आपका रोजमर्रा का जिंदगी व्यापन या लाइवलीहुड का जो है एक पैरामीटर बन जाता है। तो इसीलिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है इंडिया में एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, राइट। इफ वी फर्दर प्रोसीड की ब्रीफ हिस्ट्री अपनी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की इंडिया में, सिंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है फैक्टर्स, और अब जो प्रेजेंट सिनेरियो में कैसा वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो सिंस अगर हम 1945 से बात करें, तो एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जो कि सेटअप किया गया था, रीसेट इन डीमोबिलाइज। सो इफ वी फर्दर टॉक अबाउट, जैसे 1945 में अपन का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिसका मेन टारगेट आपका बेसिकली पर्सनल और आपका सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, डिस्चार्ज वार वर्कर्स इन सिविलियन लाइफ आफ्टर वर्ल्ड वार, इसके लिए जो है पूरा रीसेटलमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करने के लिए 1945 में DGET जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट हुआ, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो 1950 में जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, जो अपन बात करें कि क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग देनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, ताकि वो जो लघु उद्योग या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें और ज्यादा जो है अपना एम्प्लॉयबिलिटी, अपना सोर्स ऑफ इनकम और अच्छा कर सके। सो इनके लिए जो है पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एस्टैब्लिश किए गए ड्यूरिंग 1950s, पर्टिकुलर सेक्टर लाइक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, राइट। उसके बाद 1964 की अगर हम बात करें, तो वोकेशनलाइज द सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इसीलिए जो है वो वोकल ट्रेनिंग जो है, वोकलाइजिंग द ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपका 1964 में आया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 1986 जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो अपन ने बात की थी, जो 86 में जो एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी आई थी, उसी में एक प्रोविजन ये भी था कि वोकेशनल एजुकेशन एट द हायर सेकेंडरी स्टेज पे प्रोवाइड की जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल। अगर हम फिर अगर आगे प्रोसीड होते देखते हैं, तो आपका 2013 में लाइक नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरी रिवार्ड स्कीम के जिन्होंने स्किल्स अच्छे से एनहांस कर ली है, ट्रेनिंग प्रॉपर कुछ टाइम की जो ट्रेनिंग है, जितना भी ट्रेनिंग पीरियड है वो अच्छे से अवेल कर लिया है, तो दे विल गेट एन अवार्ड काइंड ऑफ थिंग, या मॉनेटरी रिवॉर्ड या फिर आपका सर्टिफिकेशन भी, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्कीम आई लाइक स्किल इंडिया मिशन, ये तो आप सभी जानते होंगे, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया, लाइक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये सारी जो है इसमें सबस्यूम कर दी गई, ओके, एंड इज नाउ एज नोन एज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और ये पूरा आपका स्किल इंडिया मिशन के तर्ज पे ही जो है काम करने लगा। तो चलिए हम और जान लेते हैं स्किल इंडिया मिशन। अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोविजंस, व्हाट आर द मेन टारगेट्स बिहाइंड स्किल इंडिया मिशन, सो बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2015 में जो इन्हें लॉन्च किया, और इसका मेन एम जो है यही रखा गया है कि अराउंड 40 करोड़ पीपल या यूथ को जो इंडिया की वर्किंग एज है उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कब तक, अराउंड 2022 तक। इट इंक्लूड्स वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, पूरा एक नेशन वाइज जो है स्किल डेवलप कराना, नेशनल पॉलिसीज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और स्किल्स से रिलेटेड अगर किसी को स्पेसिफिकली लोन
लोन्स भी चाहिए तो these sectors also provide the loans parameter. So these are the subsumed schemes under which are going parallelly or working under the umbrella scheme of Skill India Mission, right? अगर हम बात करें कि हमारी फोकस इतना ज्यादा हमारा नीड क्यों है वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर हम बात करें कि टेक्निकल ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, तो इतना ज्यादा हमारा क्या टारगेट है बिहाइंड, ताकि हम और ज्यादा टाइम टू टाइम जो है एनहांस कर सके। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो अगर काउंट होती है 14 से 60 59 ईयर्स तक की एज तक, तो वो लोग काफी ज्यादा है। अगर पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, हैज अ 65% ऑफ यूथ्स इन वर्किंग एज ग्रुप। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज पॉपुलेशन विल प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट। तो आपका जो प्रॉपर अगर कुछ अच्छी ट्रेनिंग, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो ये जो आपका डेमोग्राफी डिविडेंड या फिर जो वेस्टफुल यूथ, जो इनका वेस्टफुल मैन पावर जो वेस्ट में जा रहा है, उसको हम टाइमली और एनहांस कर सकते हैं। इट विल प्रमोट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी, नेशन की इकोनॉमी और ज्यादा अच्छी होगी, राइट। अगर हम ऐसी नेक्स्ट अगर बात करें, सो इट विल ऑल्सो मीट द एम्प्लॉयर नीड्स ऑफ इनकी, बेसिकली जो पर्टिकुलर सेक्टर में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को जो स्कीम चाहिए या जो भी उसको जो भी बोलें कि हमारी जो भी पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में जो भी स्किल्ड रिक्वायर्ड है, उसके लिए वो जो है इजी हो रहे, ताकि वो उसको अच्छे से अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सके, उसकी वेजेस अच्छी हो, उसकी सोर्स ऑफ इनकम एनहांस हो सके। सो इन सब सेक्टर के लिए जो है आपका एम्प्लॉयर्स की जो नीड है उसको देखते हुए जो है स्किल प्रोवाइड की जाती है, राइट। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें, लाइक द लेटेस्ट इंडियन स्किल रिपोर्ट जो कि बताती है आपको, इंडिकेट्स दैट कि ओनली 47% कमिंग आउट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एम्प्लॉयबल। मतलब आपका जो रेशियो है अराउंड 80 to 82% जो आपका लिटरेसी रेट भी अपन ने देखा, या ओवरऑल जो ड्रॉप आउट रेट को हटाते हुए देखे कि करीब अपना पूरा जो 12th बच्चे जो कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा तक भी कर लेते हैं, तो दे आर वेरी मच हाई। बट लेकिन जिनको जॉब मिल पा रही है, दे आर वेरी मच, मतलब इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है अराउंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस को एक बैलेंस करना, ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रह जाए और या फिर हमारी नेशन का जो एक यूथ है वो वेस्टफुल यूथ ना बन जाए, राइट। प्रिपेयर वर्कर्स फॉर अ डिसेंट लाइवलीहुड। अगर अच्छे ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी तो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा हो जाएगा, उनका लाइवलीहुड भी अच्छा हो जाएगा। सो जो डिसेंट लाइवलीहुड या अच्छा उनका सोर्स ऑफ लिविंग, जो उनकी प्राइमरी नीड्स हैं, लाइक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अच्छी जो है बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, इन सबको और ज्यादा फोकस करने के लिए आपका जो है एक प्रॉपर जो है स्किलिंग प्रोवाइड होनी चाहिए वर्कर्स को, दैट इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग। एंड जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें एक पैरामीटर ये भी होता है लाइवलीहुड का पैरामीटर। तो कितने वर्कफोर्स या कितने वर्कर्स एक बेसिक पैरामीटर, बेसिक लाइवलीहुड के अपर स्ट्रीम में रहते हैं, उन लोगों को कंक्लूड किया जाता है। तो ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग, ये जो सोशल पैरामीटर्स है, इन सब में बूस्टअप हो जाएगी, राइट। अगर नेक्स्ट ऐसी हम बात करें, इट विल बूस्ट टू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लघु उद्योग है, उन सबको भी और ज्यादा जैसे कि हमने बात किया कि नेशनल स्किल मिशन जो है आपका, उसमें जो क्राफ्ट्समैनशिप के लिए भी पर्टिकुलर स्किल प्रोवाइड की जाती है। तो इस टाइप के अगर सेक्टर्स रहेंगे, तो अगर ज्यादा बूस्टअप होगा तो और अच्छा है और ज्यादा ईज रहेगा, राइट। वर्ल्ड क्लास जो है आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फॉर मेक इन इंडिया, इट गिव अ बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर MNCs टू कम टू इंडिया। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ज्यादा और अट्रैक्ट होगी जब वो देखेंगे अच्छा बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा है, वेजेस की हेल्थ बहुत अच्छी है, जो प्रॉपर जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, वोकेशनल ट्रेनिंग हमें फिर से प्रोवाइड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से जो है आपका फॉरेन डेवलपमेंट या फिर फॉरेन इंडेक्स वगैरह या फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इन द डायरेक्टली या तो प्राइवेट ओनर्स कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई कंपनी यहाँ पे आके सेटल डाउन हो, राइट। तो ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड कराने का नतीजा है, ताकि हमारी MNC ज्यादा अट्रैक्ट हो। एक्सपोर्ट जो है स्किल्ड वर्क फोर्सेज टू एजिंग डेवलपिंग कंट्रीज, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में जो एजिंग का जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स है, लाइक जापान वगैरह में तो काफी ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, एज्ड लोग ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे अच्छी अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को डिपोर्ट करना, ताकि एट लास्ट हमारी ही नेशन का जो
GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इन लोग कंक्लूड कर सके, राइट, अपनी सेविंग्स को अपने नेशन में ही पहुंचा सके। तो ये सब आपका वोकेशनल ट्रेनिंग के नीड्स हैं। और लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें जो ट्रांसफॉर्म इंडिया, जो हैशटैग ट्रांसफॉर्मिंग, डे टू डे आपकी जो है गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ बैनर्स निकालती है, और ये मुझे लगा कि आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये पैरामीटर्स को अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, मेंस के आंसर्स में लिखते हैं, तो इट विल ऑल्सो एनहांस योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। तो अनलीशिंग एन एरा ऑफ यूथ लेड डेवलपमेंट, ओपनिंग न्यू फ्रंटियर फॉर द यूथ। सो यूथ के ट्रेनिंग्स के लिए ये आपने ट्रांसफॉर्मिंग बेसिकली इंडिया करके जो है हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड में हुआ था। सो बेसिकली ये है क्या, तो अप्रेंटिसशिप मतलब बेसिकली ये ट्रेनिंग है मोडिफाइड टू इंटेंसिफाई एम्प्लॉयर्स टू टेक ऑन मोर अप्रेंटाइसेस। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी किसी भी एम्प्लॉयर्स या किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ऐसी मौलाना आजाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल टू एड्रेस स्किल डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, अकेडमी क्रिएट की गई है। Further, we discussed the skill assessment matrix for vocational advancement of youth। समय जिसको हम बोलते हैं, स्किल लोन्स भी जो मीडियम स्किल लोन्स है आपके 5,000 से 1.5 लाख तक के यूथ को स्किल लोन्स भी प्रोवाइड होते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छी अपनी वोकेशनल और बेसिकली हमारी जो है टेक्निकल ट्रेनिंग को अच्छे से अपहेल्ड कर सके। तो दिस ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इश्यूज, बट कुछ इश्यूज भी होंगे, तभी जो है इतना ज्यादा हाइप नहीं पहुंच पा रही है, इतनी ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी नहीं देख पा रहे हैं हम वोकेशनल ट्रेनिंग के सेक्टर में। तभी गवर्नमेंट जो है इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स लेके आ रही है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी कम है। तो व्हाट आर द मेजर इश्यूज बिहाइंड द वोकेशनल ट्रेनिंग? इफ वी टॉक, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो अपन ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो आपके कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिस्कस करता है या देखता है, और ऐसी जो स्किल्स प्रोवाइड करता है, ये जो अलग अलग मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो इन इंडियाज वोकेशनल ट्रेनिंग इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वाइल वोकेशनल जो एजुकेशन आती है वो आपकी MHRD, जैसे कि हमने देखा कि ये स्कूलिंग जो ITI जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसी के अंडर आ जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों अलग अलग मंत्रालय, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं। Because of that there is no proper coordination and the different institution impact the whole processes of vocational education and training। और यही तो नींव है, यही तो सेंट्रिक सिचुएशन, और यही सेंट्रिक सिचुएशन अगर अनपैरेलल वे में अगर प्रोसीड करेगी तो हाउ देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन विल बी डेवलप, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इशू बिहाइंड द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द वोकेशनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इफ वी डिस्कस अबाउट द एब्सेंस ऑफ साउंड नेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम एंड स्टैंडर्ड। सो बेसिकली एक नेशन वाइज, एक पूरे नेशन में, हमारे पूरे इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, अच्छे जो है नेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किया, स्टेट सिस्टम को डेवलप किया जाए पूरे नेशन वाइड। तो ये सब चीजें अभी भी इन अब्सेंस या फिर रिटार्डेड मोड में है, इस पर बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं किया गया है, तो इसीलिए हमें इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फर्दर इफ वी डिस्कस अबाउट कि irrelevance of the course leading to mismatch between the labor market need and the training skills। तो जो भी आपका करिकुलम है, जो भी आपका पूरा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है एज कंपेयर टू जो लेबर की मार्केट में नीड या फिर जो भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग्स आपकी टिपिकली एजुकेशनल या फिर बुकिश लेवल पे रहती है, और आपकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है डेट इज टोटली डिफरेंट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपना पूरा करिकुलम और कोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, ताकि लोग जो है एक तरीके से स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक नीड्स के फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स को जो है प्रोसीड कर सके। इसीलिए जो है ये देखा गया है कि आपका जो है बेसिकली अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर जो है स्किल्स और करिकुलम में मार्केट नीड्स और मार्केट स्किल्स जो हमारी प्रोवाइड की जाती हैं उसमें एक डिफरेंस देखा गया है, राइट? सो देयर इज अ हाई ड्रॉप आउट रेट। जो सेकेंडरी लेवल पे जो ड्रॉप आउट रेट है प्रेजेंटली, जो 11-12 के स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादातर, या 17-18 ईयर्स के जो लोग होते हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है ड्यू टू अर्ली ज्वाइनिंग ऑफ सम बेसिकली व्हाट वी से लाइक एम्प्लॉयबिलिटी, या फिर कोई भी जॉब जो है अर्ली ज्वाइन करने के चक्कर में, या फिर इतना ज्यादा टाइम जो है कंज्यूम ना कराते हुए अपनी ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इन लोग डायरेक्टली जॉब सर्च करने लगते हैं ड्यू टू सम पॉवर्टी और नॉट अ गुड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ देयर फैमिली। तो वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है ड्रॉप आउट रेट जो है आपका बढ़ने लगता है। तो प्रॉपर आप बच्चे जो है 11-12 नहीं कर पा रहे तो वो ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे? तो ये कुछ इश्यूज है, गवर्नमेंट को इन इश्यूज पे सोचना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइवेट एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इज लैकिंग, मतलब ज़्यादातर अगर स्किल्स प्रोवाइड या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल एजुकेशन वगैरह जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के तर्ज पे ही किया जा रहा है, प्राइवेट या फिर आपका इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन काफी कम है। लेस नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। ओवरऑल जो आपके नेशन वाइज भी जो गवर्नमेंट ने भी डेवलप किया है वो भी इन नंबरिंग जो है वो बहुत ही कम है। इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो ट्रेनिंग है वो उनका जो पूरा सिस्टम है वहाँ पे फाइनेंसिंग भी काफी दिक्कत करती है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड ट्रेनर्स जो ट्रेन करते हैं लोग उनकी भी काफी ज्यादा शॉर्टेज देखी गई है। इशू विथ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो RPL बोलते हैं जिसको कि पहले से जो आपको चीजें नॉलेज होनी चाहिए, कई लोग वो नॉलेज से भी डिबार्ड रहते हैं। उनको प्रॉपर जो है स्कूल की जैसी जो है शिक्षा या स्कूल जैसी एजुकेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। सो एब्सेंस ऑफ फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मैनी पीपल डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट स्किल्स फॉर्मली बट दे एक्वायर द कॉम्पिटेंसीज विथ इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाके वो जो है प्रॉपर ट्रेनिंग को अच्छे से तो कर नहीं पाते हैं, आधी अधूरी ट्रेनिंग से वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। हाउएवर जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्होंने रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। लाइक वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह में जो है ट्रेन भी करते हैं। द कॉन्सेप्ट वॉज मिस यूज फॉर इन्फ्लेटिंग नंबर्स ऑफ, लेकिन जो होता है ट्रेनिंग आवर्स वगैरह इतने कम है कि लोग बहुत अच्छे से उसको भी एनहांस अपनी स्किल नहीं कर पाते। तो ये कुछ आपके बेसिकली जो है इशूज हैं रिगार्डिंग अपने वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग की हम बात करें। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज क्या होते हैं। लाइक अगर हम ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करें, लाइक हम ट्रेनिंग आपकी डाई, बटीक, एम्ब्रॉयडरी, टाई, इन सबसे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एरियाज स्पेसिफिक, लाइक आपका जूट प्रोडक्शन के लिए है ना, बैम्बू प्रोडक्शन के लिए कोई प्लांटेशन, कोई अच्छी चीज सिखाना, तो एरिया स्पेसिफिक की इस प्लांटेशन से रिगार्डिंग या आपके जो है क्लॉथ से रिगार्डिंग। ऐसी अर्बन नीड बेस्ड जो होती हैं लाइक एयर कंडीशनिंग या फिर कोई भी इलेक्ट्रीशियन का वर्क सीखना, मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क सीखना, तो ये अर्बन नीड्स के बेस पे रहती है। ऐसी टेक्नोलॉजिकल बेस की जैसा जैसा कंप्यूटर का अप्लायंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो उस स्पेसिफिक जो है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से रिस्पेक्ट में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ऐसी कोर्स विद फोकस ऑन द वुमेन एंड चाइल्ड सच एज सर्टिफिकेशन कोड लाइक चाइल्डहुड केयर, पेरीप्योरा जो महिला होती है, एम्पावर्ड वुमेन्स होती हैं, है ना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब आपका स्पेसिफिकली वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर आता है। असेसिंग एंड केयर, सर्टिफाइंग द ट्रांजिशनल नॉलेज अवेलेबल इन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो ज्यादातर जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनकी भी वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना। सो दीज ऑल आर द वास्ट एरियाज डाइवर्सिटी इन वोकेशनल एजुकेशन की। ये सारे सेक्टर्स को जो है गवर्नमेंट को और टाइम टू टाइम जो है रिव्यू लेना चाहिए और इन सारे को जो डाइवर्स एरियाज हैं इन सब पे इनको जो है कोर्सेज पूरा जो है फ्रेमवर्क बना के जो है प्रॉपर ट्रेनर्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अच्छी वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इफ वी डिस्कस अबाउट कुछ ये जो शारदा प्रसाद कमेटी जो कि रिव्यू किया था इन्होंने, सो शारदा प्रसाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है इन्होंने इनका बेसिकली रिव्यू करना था। रैशनलाइज एंड ऑप्टिमाइज द फंक्शनिंग ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसको रेगुलाइज, उसका रेशनलाइज, ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को देखना था, उनकी फंक्शनिंग को देखना था। तो इनने बेसिकली क्या क्या की फाइंडिंग्स, व्हाट आर द आउटकम्स ही गेव, तो इन्होंने बोला वोकेशनलाइजिंग ऑफ एजुकेशन इन स्कूल की, मतलब हमें स्कूल से ही जो है वोकेशनल ट्रेनिंग साइड बाय साइड देनी चाहिए। अनलाइक द अदर कंट्रीज वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आर ट्रेंडेड और ट्रीटेड सेपरेटली। डिस्पाइट द कोठारी कमेटी भी बैठी थी रिकमेंड 50% एनरोलमेंट द हायर सेकेंडरी स्टेजेस इन द वोकेशनल। तो देख रहे हैं हम कि जो इतना कम इन्वॉल्वमेंट है हायर सेकेंडरी में, तो क्यों ना हम प्री प्राइमरी लेवल्स या जब से स्कूल बच्चा आता है साइड बाय साइड उसको वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताते रहे, ताकि क्या होगा कि एट लास्ट जब इतने बिजी शेड्यूल या फिर लोगों को जब तुरंत ही जैसे ग्रेजुएशन या फिर जो आपका स्कूलिंग कंप्लीट हो गई लोग अपनी जॉब ढूंढते हैं, तो एटलीस्ट वो ट्रेन तो रहेंगे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग या कोई भी ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग। इसलिए साइड बाय साइड ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल से ही। एब्सेंस ऑफ रेगुलेटर की, कोई आपका कोई रेगुलेट करे लाइक प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर हैव मशरूम्ड एट द रेट ऑफ 5 a day। द लैक ऑफ regulator of skill development within TEIT has led to poor qualifying affiliation and assessment and certification। so ओवरऑल जो सर्टिफिकेशन है उन सबको और अच्छे से रेगुलेट करना अभी शारदा प्रसाद कमेटी का रिकमेंडेशन
रेगुलेशन था, ये सब चीजें एब्सेंस में देखी गई हैं। हमें और ज्यादा रेगुलेशन की तरफ फोकस करना चाहिए क्या कि इन फ्यूचर जो है और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन, कि ओवरऑल द एब्सेंस ऑफ लॉज की कोई प्रॉपर आपकी रेगुलेशन, मॉनिटरिंग ऑफ लॉज जो प्रॉपर गाइडलाइंस है नहीं, तो इसकी वजह से जो है कैसे वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को प्रोसीड करना है वो पूरा मिसमैच हो जाता है। लैक ऑफ काउंसलिंग, गाइडेंस, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, इन सब का भी काफी जो है लैक देखा गया है बिहाइंड। ओके, सो इंडिया हैज फेल्ड टू डेवलप द कल्चर ऑफ सैनिटाइजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम चिल्ड्रन नर्सरी टू कॉलेज लेवल अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोग कॉलेज तक आ जाते हैं तब भी उनको नहीं पता रहता कि क्या क्या सेक्टर्स हैं जॉब के रिगार्डिंग, क्या क्या जो है ऑक्यूपेशंस लोग इजीली अपहेल्ड कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सब पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि कुछ पार्लियामेंट्री की भी स्टैंडिंग कमेटी जिन्होंने रिकमेंडेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया है। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कृत सोम्या हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ITIs होते हैं, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स होती हैं, उनके जो ये बेसिकली ये कमेटी थी, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और इनके फाइंडिंग्स ये थी कि एक्रीडेशन प्रोसेस, द सोम्या द noted that जो quality of जो accreditation है did not follow accreditation norms created by the national council। बेसिकली जो पूरा आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए या मॉनिटरी रिवॉर्ड्स होने चाहिए, ये सब आपके पूरे जो है ये सब प्रोसेसेस एक तरीके से डेविएटेड हैं। अभी एक प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं हुआ है इन सेक्टर्स में। पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट्स, जो भी रिगार्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को कंप्लेंट लिखवानी होती है, पेंडेंसी होती है इन सब चीजों में, इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा कम वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट further talk about the employment prospects after training, जो overall employment factors है। The committee observed that the 4,000 government ITI 64% trainees have found either wage employment or self employment। The corresponding figures is 105। मतलब basically आपके ITI अगर enrollment या employment prospectus या directly after training जो इनको job या occupation मिलनी चाहिए वो काफी कुछ कम है। अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, जो ओवरऑल ट्रेनिंग जितने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक जो नेशनल स्किल मिशन का टारगेट है कि 2022 तक 40 मिलियन यूथ ट्रेन हो जाएं, लेकिन कई बार ये अंडर यूटिलाइज जो रोल आउट रेट होता है या लोग प्रॉपर ट्रेनिंग को जो है टाइमली जो है आते नहीं है इंस्टीट्यूट में, इस वजह से ये कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रह जाती है। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग लुक मतलब बहुत ज्यादा जो है फोकस्ड नहीं है। लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह वर्क फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट क्राफ्टमैनशिप ट्रेनिंग और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको इतना ज्यादा कंसर्न लेती ही नहीं है। सो रिकमेंडेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन प्लान फॉर द स्टेट फॉर प्रॉपर रिलीज ऑफ फंड टू एक्सपेंडिचर फंड यूटिलाइजेशन, मतलब बेसिकली फंड्स को रिसीव करना या बेसिकली रिलीज करना आपके, और प्रॉपर टाइम टू टाइम इनके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको भी रेगुलेट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। तो देयर शुड बी ए स्टैंडिंग प्रोसीजर, नॉर्म्स होने चाहिए और स्ट्रेंथन होने चाहिए। ऐसी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इतना ज्यादा जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ पे जो है खड़ा उतरता है। सो इफ वी टॉक अबाउट कि जो लो स्किल्ड लोग हैं, रिपीटेटिव जो जॉब है, आर बाउंडेड टू बी एलिमिनेटेड बाय रोबोट्स। जो ज्यादातर आपकी जॉब्स है वो रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो है लोग छिनती जा रही है। तो एक जगह तो हम लोगों को इतना ट्रेन कर रहे हैं, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह आपका रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो है आपकी जो रिपीटेटिव जॉब्स है मे बी वो ज्यादा रोबोट्स वगैरह ज्यादा आ जाएं और आपकी जो मैनुअल वर्कफोर्स है वो कम हो। सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द एजुकेशन इन एरिया लाइक कंप्यूटर, डाटा इंटरनेट, मतलब हमारा ट्रेनिंग का सेक्टर या वोकेशनल एजुकेशन का सेक्टर भी ब्रॉड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन demanded vocational training should include like critical thinking, creativity, adaptability, willingness to take risk, है ना, all attribute associated with the entrepreneurship। तो इन सब चीजों पे vocational training और technical training जो है provide करनी चाहिए गवर्नमेंट को। So at last एक वे फॉरवर्ड के चीज में पूछा जाए तो रिकमेंडेशन लाइक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और शारदा प्रसाद ने जो भी की फाइंडिंग्स देखी, जो भी रिकमेंडेशन दिए, उन सबको अच्छे से जो है गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट और फॉलो अप लेना चाहिए। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है, तो इन सब पे भी वर्क करना चाहिए। एडिक्वेट एनलाइटेंड कंपनीज कैंपेन शुड बी कैरीड आउट, गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, एटलीस्ट वो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो कैंपेन के बारे में लोगों को नॉलेज हो। देयर शुड बी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन
जो प्राइवेट और बड़ी बड़ी MNCs है इनका भी पार्टिसिपेशन रेट हो इस सेक्टर में भी। एंड कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो बेसिकली पूरा मटेरियल है, पूरा जो गाइडेंस है, गाइड है, वो सब भी प्रॉपर लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि वो जो स्किल्ड ट्रेनर के साथ साथ वो अपनी बेसिकली घर पे भी रह के जो है अपनी स्किल्स को और बूस्टअप कर सके। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने यही सब जाना कि जो है आपका ओवरऑल जो है अगर हम बात करें कि कैसे हम इन सब चीज़ों को और अच्छे से जो है फोकस करें, ताकि हम वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को और प्रोसीड करें और गवर्नमेंट को इन फ्यूचर कैसे जो है इस सेक्टर को और बूस्टअप करना चाहिए। सो दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ ग्रेट डे।